कि हमारे संविधान में जब संविधान बना था उस टाइम में महात्मा गांधी शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकरण अर्थात लोकल स्तर पर, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है इसलिए भारत सरकार सभी जगह कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई भी बड़ा राजा होता था वो भी परगने बना देता था, अलग अलग स्टेट बना देता था जिनमें अपने प्रतिनिधियों को छोड़कर उनसे राज्य काज की देखभाल कराता था। उसी तरह से महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश में भी पंचायती राज व्यवस्था रहे, लोकल स्तर पर विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। लेकिन B.R. अंबेडकर इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। कारण था क्योंकि वे सोचते थे कि जो निम्न जातियां हैं या अनुसूचित जातियां हैं, अगर हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया तो गांवों में उनको विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा और जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं वे उन पंचायतों पे हावी रहेंगी। और ये पंचायती राज व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था ये केवल भारत की देन नहीं है। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने इस विषय में कहा था कि भारत इतना विशाल देश है जो सत्ता द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता सत्ता, इसलिए इसके लिए स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था 1883 में। किसने? लॉर्ड रिपन। सबसे पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था लेकिन उसमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद कई समितियां बनाई गई, जैसे 1957 में जसवंत राय समिति और बलवंत राय समिति और सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। उससे पहले जब हमारा संविधान बना हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था को रखा था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य की मर्जी पर डिपेंड होते हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ जो राज्य चाहते थे वे बना सकते थे, जो नहीं चाहते थे वे नहीं बना सकते थे, मर्जी पे डिपेंड था। इसलिए यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हुई। और सबसे पहले 20 अक्टूबर 1959 को नागौर में पहली पंचायत बनाई गई, क्योंकि ये ऐच्छिक थी, राज्यों की मर्जी पे छोड़ दी गई थी, इसलिए किसी भी राज्य ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसी कारण से समितियां बनाई गई। जैसे मैंने बताया 1957 में बलवंत मेहता समिति, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की संस्तुति की। लेकिन उसके बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी, 1985 में राव समिति बनी। लेकिन 1986 में जो सिंघवी समिति बनी उन्होंने 3 मुख्य बातें अपनी समिति में रिपोर्ट में दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसे संविधान की तरफ से ही अनिवार्य किया जाए, नीति निर्देशक तत्वों से निकालकर इसे संविधान में दर्जा दिया जाए। दूसरी उन्होंने कहा कि न्याय पंचायतों के साथ साथ न्याय पंचायत भी गांवों में बनाई जाए, जो छोटे मोटे झगड़े दीवानी के, फौजदारी के वे देखभाल कर सके। और तीसरा उन्होंने कहा कि यह जो पंचायत समिति है त्रिस्तरीय ही होनी चाहिए। उसके बाद राजीव गांधी के समय में भी पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात उठी, लेकिन बहस हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसके बाद हमारे राव के टाइम पे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर राव थे, उनके टाइम पे 24 अप्रैल 1983 को पंचायती व्यवस्था के लिए संविधान पारित हुआ। संविधान को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ध्यान रखना, 24 अप्रैल पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती व्यवस्था संशोधन पारित हुआ और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 के 73वें संशोधन से, लेकिन पारित यह हो पाया 1993 में। उसके अनुसार उस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
त्रिस्तरीय मंजूरी दी गई। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि त्रिस्तरीय मंजूरी का मतलब क्या है, त्रिस्तरीय का। और 20 लाख से कम, जिस प्रदेश की जनसंख्या 20 लाख से कम थी, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की संस्तुति दी की। इसके अलावा इसमें मुख्य बात थी कि 1/3, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। 1/3 कम से कम थी, 1/3 से प्रदेश की इच्छा के ऊपर डिपेंड था, 1/3 से वे कितनी भी बढ़ा सकते थे। जैसे बिहार ने सबसे पहले 1/2 कर दिया था, मतलब 50% महिला को आरक्षण दे दिया। इसके अलावा SC ST को भी आरक्षण दिया गया, वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से था, लेकिन महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया गया। और ज्यादा से ज्यादा राज्य की मर्जी पर डिपेंड था कि कौन सा राज्य कितना देना चाहता है। जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत की, बिहार ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसके बाद और भी कई राज्यों ने 50% से ऊपर भी आरक्षण देने शुरू कर दिए। अब दूसरी चीज मैं बताता हूं, हमारा जो निर्वाचन लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन होते हैं, वे होते हैं चुनाव आयोग से, लेकिन पंचायती चुनाव का जो आरक्षण निर्वाचन होता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग से। राज्य निर्वाचन आयोग ये स्थानीय निकाय होते हैं, इनका चुनाव कराता है। और अब आपको पंचायतों का पता लग गया। अब मैं इसमें बताना चाहता हूं इनके पास, पंचायतों के पास धन कहां से आता है। पंचायतों के पास जो धन आता है, धन की व्यवस्था होती है कि धन के बिना कोई काम नहीं चलता। गांवों में सड़कें बनी हैं, बहुत सारे काम होने हैं। लगभग जब संविधान की संस्तुति की गई थी 29 कार्य दिए गए थे उसमें। उन कार्यों की पूर्ति के लिए कुछ तो वे अपने स्तर से धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन अधिकांश धन जो है उन्हें गवर्नमेंट से अनुदान के रूप में मिलता है। ये अनुदान कौन देता है? ये देता है राज्यपाल। हर 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग संस्तुति करता है कि किस ग्राम सभा को, ग्राम पंचायतों को कितना कितना धन बांटा जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। कौन करता है? राज्यपाल। हर 5 साल बाद राज्य वित्त आयोग, इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, ये राज्य के हैं। और चुनाव आयोग भी स्थानीय स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और धन जो देता है वो राज्यपाल की देता तो केंद्र ही है, लेकिन राज्यपाल की संस्तुति से राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है हर 5 साल बाद, और वही उसका धन आवंटन करता है कि किस पंचायत को कितना धन दिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्या होती है। मैंने आपको बताया जिन प्रदेश की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है, केवल वहीं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू होती है। जहां 20,000 से कम जनसंख्या वाले, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू होती है। ये है आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में गांव के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, वोटिंग द्वारा अपने प्रधान को चुनते हैं। केवल यही प्रत्यक्ष मतदान होता है। और ये जो दूसरा है, ये प्रमुख, इसका जो हेड होता है वो होता है गांव का प्रधान। हेड होता है वो प्रमुख होता है। कई गांवों को मिला के प्रमुख बनाया जाता है, लेकिन प्रमुख जो बनता है वो अप्रत्यक्ष रीति से बनाया जाता है। प्रधान, आसपास के गांवों के प्रधान जो उस ब्लॉक में शामिल होते हैं, वे ही उसे अपने ब्लॉक प्रमुख को चुन लेते हैं। ध्यान रखना, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती या गांव के सदस्य भाग नहीं लेते, केवल गांव के प्रधान भाग लेते हैं, और वे इसलिए इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। और तीसरा होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत का चुनाव प्रमुख
और प्रधान मिलकर करते हैं। और जैसे वर्तमान में आप मेरठ में रह रहे हैं, मेरठ का पता होगा आपको, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? कुलविंदर गुज्जर। वर्तमान में कुलविंदर गुज्जर जिला पंचायत अध्यक्ष है। और जिला पंचायत जो बनाई जाती है उसका काम होता है गांव के और ब्लॉक के प्रमुख कार्य का पर्यवेक्षण और उनकी देखभाल। उनके जो काम होते हैं उनकी पूरी विवेचना और शासन को भेजी जाती है। और जो द्वीप स्तर है जिनमें 20 लाख से कम जनसंख्या होती है उनमें जो बीच वाला होता है ब्लॉक वाली नहीं होती। जो छोटे राज्य हैं उनमें ब्लॉक जो होते हैं वे नहीं होते, उसमें प्रमुख का कोई पद नहीं होता, केवल उसमें ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होते हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, इसके निर्वाचन में एक अंतर है। इसका जो निर्वाचन है उसकी आयु 21 वर्ष होती है। जो ग्राम पंचायत का बन सकता है या बनाया जा सकता है या इलेक्शन में खड़ा हो सकता है उसकी आयु 21 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा में और बाकी में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। लेकिन गांव के जो चुनाव होते हैं प्रधान के उनमें 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसके अलावा गांव स्तर पर एक दूसरा पद भी होता है, सरपंच। आप सोचते होंगे सरपंच और प्रधान एक ही व्यक्ति के पद हैं, लेकिन वास्तव में दोनों बिल्कुल अलग हैं। सरपंच जो है छोटे स्तर की ग्राम कचहरी है, जैसे जिले में होता है उसी तरह की छोटे स्तर की जो कचहरी होती है उसे सरपंच होता है, उसका जज होता है। इसे आप कह सकते हैं ग्राम कचहरी का अध्यक्ष या जज कौन होता है? सरपंच। और पंचों की जो संख्या होती है वो अपनी सहायता के लिए पंच रखता है, उसकी संख्या गांव की आबादी पर डिपेंड होती है। जितनी आबादी होगी उतने वो पंच रख सकता है। लेकिन एक अंतर होता है, जो ये सरपंच होता है ये केवल 10,000 रुपए से कम के ही दीवानी के मुकदमे सुन सकता है और छोटी मोटी फौजदारी छोटे जज देखते हैं। बाकी के लिए हमें जिला कोर्ट में ही जाना पड़ता है। इस जो सरपंच जो बनता है ये ग्राम कचहरी केवल 10,000 तक के दीवानी और फौजदारी के मामले ही देखती है। ब्लॉक प्रमुख जो मैंने बताया, ब्लॉक प्रमुख कई गांवों को जोड़कर ब्लॉक बनाया जाता है और उसका जो अधिकारी होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। वे भी उसे प्रधान अपने में से चुनते हैं और उसका कार्य भी गांव के कार्यों की देखरेख करना और उसका पर्यवेक्षण करना, या उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या पैसे का गमन हो रहा है तो उसकी देखभाल करना। और उसकी सूचना कहाँ पहुंचाना? जिला पंचायत को। जिला पंचायत इन दोनों का समन्वय करती है, वो प्रधानों की बात भी सुनती है और ब्लॉक प्रमुखों की बात भी सुनती है। जो भी उनके पास रिपोर्ट आती है उनको वो अच्छी तरह से देख के उसका समीक्षा शासन को भेजती है। जिला पंचायत में कुछ अधिकारी जो होते हैं वे शासन की तरफ से नियुक्त होते हैं और बाकी जो देखरेख होती है वो जिला पंचायत अध्यक्ष के होते हैं। तो इसका जो प्रमुख होता है वो होता है अध्यक्ष, चेयरमैन। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, इससे अधिक आपके कोर्स में नहीं है। ये दोनों मैंने बता दिया, ये दोनों जो होती है ये होती है अप्रत्यक्ष चुनाव से। अप्रत्यक्ष का मतलब आप लोग, जनता इसमें भाग नहीं लेती, बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं प्रधान वे भाग लेते हैं। और ये जो होती है ये प्रत्यक्ष चुनाव, गांव के लोग जो 21 वर्ष से अधिक आयु के हैं वे प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा इलेक्शन में खड़े होते हैं और प्रधान बनाए जाते हैं। और मैंने दूसरा आपको अंतर बताया कि इसका जो निर्वाचन कार्य किया जाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जैसे नगर निगम हुए, पंचायत हुए, इनका चुनाव आयोग ना करके ये करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। और वित्त की व्यवस्था राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है और उस बनाने के बाद वो ही गांवों को कितना धन आवंटित किया जाएगा उसके लिए। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत का प्रधान है जुर्माना लगा सकते हैं
किसी पे जुर्माना लगा सकते हैं या छोटे मोटे झगड़ों में टैक्स लगा सकते हैं, गांव के अंदर सड़कों पर उनसे ही धन को इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा गांव सिंचाई व्यवस्था को देखना या सब्सिडी दिलाना गांव के लोगों को, या गांव के लोगों की बात शासन तक पहुंचाना, शासन से सहायता लेना, और केंद्र की जो व्यवस्थाएं होती हैं जो स्थानीय स्तर पर नहीं पहुंच पाती उन्हें लोगों को समझाना और उन्हें का क्रियान्वयन करवाना भी प्रधान का कार्य होता है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा, जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं, उनमें भी देखभाल का काम प्रधान का ही होता है। और सूचना आयोग के तहत ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति प्रधान से इस संबंध में कोई भी सूचना मांग सकता है। मेरे ख्याल से जितना आपके कोर्स में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैं अधिकांश बता चुका हूं, बल्कि आपके एनसीईआरटी बुक में इतना भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आने की वजह से, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको बता दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का अभी कुछ नहीं पता लग रहा है, मॉडल पेपर भी नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से अगर इसे पढ़ेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। धन्यवाद।